अगला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एब्रीविएशन क्या देंगे इसको हम, EMI। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तुम्हारे पास में कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी क्वांटिटी को, उनकी संख्या को हम क्या बोलते होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये ऐसी कोई हमारे पास में सरफेस है, ये है इसका एरिया नॉर्मल। एरिया नॉर्मल क्या होता है, जो उसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया नॉर्मल जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर। और ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के बीच में एंगल सपोज कीजिए कितना है, थीटा। तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इससे पास होने वाला फ्लक्स होगा NB.A। NB.A यानी क्या, NBA cos थीटा। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। A क्या है, एरिया नॉर्मल लेते होते हैं हम लोग। एरिया नॉर्मल कैसा होता है, जो जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना इसका एरिया है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर। बोलो, उसका मैग्नीट्यूड इसके एरिया के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। बोलो ना, n नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर। n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। a क्या है, एरिया। और जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जो है वो एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। बोलिए, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या बनकर आएगी इसकी, फ्लक्स की। बताओ फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताने के लिए, चलो बताओ भाई शशांक, यूनिट क्या होगी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तुमको क्या बताई थी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, मैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ। फ्लक्स की यूनिट तुमने तो इसलिए बोल दी क्योंकि सुन लिया तुमने फटाक से। बड़ा अगर अपन इतना भी नहीं पढ़ते तो फिर तो सोचो ना यार, इतना भी नहीं पढ़ते तो अपन फिर कुछ क्या बताऊंगा मैं यार। ये तो कोई 12वीं क्लास का बच्चा होगा SIS का, SPS का, वो भी बता देता है यार। अब इसमें कोई क्या करेगा यार, दिमाग में घुस के पढ़ाऊँ, क्या करूँ मैं। क्या यूनिट है भाई बिमलेश, बोलो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, बिमलेश मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है। मैं खेलने से मना नहीं करता, आप लोगों को सोने से मना नहीं करता भाई। आपका दोपहर का टाइम डिसाइड किया तो मैंने चलो टेस्ट कैंसिल कर देते हैं, अपन उस समय कर लेंगे। 2.5 घंटे को टेस्ट को 1.5 घंटे में दे के निकल गए। दूसरी बार लिया मैंने, 2.5 घंटे का टेस्ट 1.5 घंटे में हो गया। उसके बाद भी मैंने दे दिया कि चलो ठीक है यार, बच्चे खेले नहीं होंगे तो खेलने, अपन क्लास लेट शुरू कर देते हैं। अब मैं तो मतलब पराकाष्ठा हो रही है मेरी तो सामने वाले को सहूलियत देने की यार। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं पता है, बोलो भाई रोहित यादव, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ। बायो के टेस्ट में तो बहुत मार्क्स आ गए थे मिनरल न्यूट्रिशन में, अब वो कैसे आए थे वो भी मुझे मालूम है। आंसर की ले लिया करो तुम लोग यार, पूरा लगा दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पूरा लगा दो।
तुम तुम्हारा माँ बाप को बेवकूफ़ बना लोगे, मुझे थोड़ी ना बना पाओगे, मुझे बाकी चीज़ों में बना लोगे, इसमें थोड़ी ना बना सकते यार बेटा। पूरा जीवन निकाल दिया मैंने इसमें ही यार। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं पता हमारे को, मतलब खोलते ही नहीं, कॉपियाँ भी नहीं खोलते तुम लोग यार। बताइए भैया आयुष नायक, क्या मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट? होम सिकनेस आ जाती है तुम्हारे को। मुझे मालूम है तुम घर वालों से बड़े बड़े प्रॉमिस करोगे, पापा 15 दिन के लिए आना, तो फिर देखना मैं बहुत पढ़ूंगा। 100% यही बोला होगा, यही बोला ना, ललित सरदाना हूँ मैं। बहुत सारे मामलों में गधा हूँ, इस मामले में तो नहीं हो यार। बताओ ना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बताई मैंने भैया? टेस्ला। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की और भी यूनिट बताई थी मैंने। इसके अलावा टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, नहीं बताया था मैंने शायद, ये मैंने न्यूटन पर एम्पियर मीटर बताई थी। एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसकी एक और होता है 1 वेबर। वेबर का मतलब होता है WB, और एरिया की यूनिट क्या होती है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? वेबर। तो ये सब किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या आ गई? टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर। और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मीटर स्क्वायर। तो these all are the unit of magnetic flux. नंबर ऑफ टर्न्स तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है। कर लिया? फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। इतना सोच रहे हो तुम गढ़वाल? डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा है, कौन सी वैल्यू होगी ये? कौन सी क्वांटिटी होगी? डू इट। ठीक है, अब इस पर वो मैं न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा, वो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तुम्हारे को और स्पेशल केसेस भी तुम ले सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिए थे हमने, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिए थे या नहीं लिए थे? चलो कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं स्पेशल केसेस इसके। ये तुम्हारे पास में कॉइल है, नेचुरल सी बात है। ये कॉइल का एरिया नॉर्मल, कॉइल का एरिया नॉर्मल, कॉइल का एरिया नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल अभी क्या होगा, यहाँ जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच है। यहाँ थीटा कितना है और यहाँ थीटा क्या है? 90 से ज़्यादा है, नेचुरल सी बात है। 90 से ज़्यादा, 180 से कम। इस कहानी में क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ कॉस थीटा कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ कॉस थीटा क्या होगा? इधर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा पॉजिटिव,
0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एरिया नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ ही लिया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, मतलब वो क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। बोलो, यहाँ फ्लक्स 0 हो गया। और ये कौन सा है? इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, इनवर्ड फ्लक्स क्या है? नेगेटिव है। कहो। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। और इधर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 क्या होगा? क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा प्रिंसिपल है साहब, कॉइल के परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉइल के परपेंडिकुलर जो लाइंस पास होंगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी होंगी, तो इसके परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई क्या? अरे हुई क्या? ये कॉइल है, ये कॉइल है। आपने क्या करा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके पैरेलल हो गई, तो परपेंडिकुलर तो कुछ पास हो ही नहीं, तो लाजमी सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। बोलो। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज देखेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों ने फैराडे के लॉज पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, कि किसी भी जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास करते हो तो कैथोड पे जो कैटायन का मास डिपॉजिट होता है वो पास की गई इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट ऑफ कैटायंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। प्रोपोर्शन का साइन हटाया था तो कांस्टेंट लगाया था। 3 फार्मूले लिखवाए थे मैंने, एक तो फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी तब, एक कूलम में है तब, और कूलम में है तो फिर 2 फार्मूले लिखवाए थे, एक जेड की टर्म्स में एक ई की टर्म्स में। ठीक है साहब। अभी हम बात करेंगे किस बारे में? फैराडे लॉ बात करेंगे हम किसके? ईएमआई के। तो फैराडे के ईएमआई के लॉज क्या बोलते हैं कि जब भी कभी किसी कॉइल, ये तुम्हारे पास में कोई भी कॉइल है, इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी में अगर टाइम के साथ में चेंज आ रहा है, अगर इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी में टाइम के साथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही तो बोलते हो फ्लक्स। सो अगर कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज आया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। अगर कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसे हम? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लॉजिक है? अगर कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यदि कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज आ रहा है, अगर कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी में क्या आ रहा है, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। जिस ईएमएफ को क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो फिर उसमें करंट भी बहने लग जाएगा। अगर कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी बहने लग जाएगा, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को हम क्या बोलते होते हैं? इंड्यूस करंट। कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में अगर चेंज आ रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर कॉइल से पास होने वाला कॉइल क्लोज है तो उसमें करंट भी पास होने लग जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के ईएमआई के 2 लॉज हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज हैं, जिसमें से पहला लॉ जो है वो हम देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो कि ईएमआई की डेफिनेशन भी है,
जो इस चैप्टर का नाम है वो उसकी डेफिनेशन भी है कि अगर किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ में चेंज आ रहा है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस ईएमएफ को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल अगर क्लोज है तो उसमें करंट भी होगा और उस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। तो फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और ये ईएमएफ और करंट कॉइल में केवल तब तक रहेंगे, ये ईएमएफ और करंट कॉइल में केवल तब तक रहेंगे जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ये ईएमएफ और करंट कॉइल में कब तक रहेंगे, जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आना बंद, ईएमएफ और करंट का इंड्यूस होना भी बंद। समझ लो मेरी बात को। ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ है अगर कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ में चेंज आ रहा है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल अगर क्लोज है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। और ये ईएमएफ और करंट केवल तब तक रहेंगे जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आना बंद, ईएमएफ का इंड्यूस होना बंद और करंट का भी इंड्यूस होना। ठीक, लिखिए फर्स्ट लॉ। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ तुम देख रहे हो, when magnetic flux linked with a coil, when magnetic flux linked with a coil changes with time, when magnetic flux linked with a coil changes with time, when magnetic flux linked with a coil changes with time, then EMF is induced in it, which is known as induced EMF. When magnetic flux linked with a coil changes with time, then EMF is induced in it, which is known as induced EMF. When magnetic flux linked with the coil changes with time, then EMF is induced in it, which is known as induced EMF. If coil is closed, then current also flows through it. If coil is closed, then current also flows through it, which is known as induced current. If coil is closed, then current also flows through it, which is known as induced current. When coil is closed, then current also flows through it, which is known as induced current. This phenomenon is known as electromagnetic induction. अगर कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स में चेंज आ रहा है, when flux linked to the coil changes with time, then EMF is induced in it, which is known as, if coil is closed, then current also flows through it, which is known as, phenomenon को क्या नाम दिया, और इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट कॉइल में कब तक रहेंगे, फ्लक्स में चेंज आना बंद, EMF का इंड्यूस होना बंद और करंट का भी इंड्यूस होना। बोलिए, EMF और करंट कॉइल में तब तक रहेंगे जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आना बंद तो EMF का इंड्यूस होना भी बंद और करंट का भी इंड्यूस होना क्या, बंद। कहिए, ठीक है। इस फिनोमिनन को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये कॉइल में तब तक रहे जब तक कि फ्लक्स में चेंज आ रहा था। ठीक है। तो यहाँ चेंज आना जरूरी है। यहाँ इससे मतलब नहीं कि फ्लक्स पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मसला ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए।
फ्लक्स क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। एक्चुअली में इसके पीछे पूरी कहानी सुने हम तो हमको इसका और इम्पोर्टेंस, इसका एग्जैक्टली तरीका समझ में आ जाएगा, और भी कुछ और भी इससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स, तुम कॉइल में से लाखों करोड़ों अरबों खरबों फ्लक्स वेबर का फ्लक्स पास करो, जितना मर्जी फ्लक्स पास करो, कॉइल कोई करंट पास नहीं होना, कोई करंट फ्लो नहीं होना, कोई करंट इंड्यूस नहीं होना। करंट केवल तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज ला रहे हो। जब फ्लक्स में क्या ला रहे हो? एक्चुअली फैराडे के जहन में ये बात आई कि यार ऑयरस्टेड ने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ऑयरस्टेड ने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट पास करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि यार जब मैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता हूँ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं? जब मैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता हूँ तो वाई नॉट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम, इफ आई कैन डेवलप मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम कंडक्टर देन वाई कांट आई डेवलप करंट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? होना चाहिए। सब एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं। सो इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर वन देन अनदर शुड बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वन। फैराडे के दिमाग में ये बात आई, करता रहा वो खूब एक्सपेरिमेंट। वो कॉइल ला के रखता, कभी सर्कुलर कॉइल लाया, कभी रेक्टेंगुलर कॉइल लाया, कभी सिल्वर की कॉइल लाया, कभी एल्यूमिनियम की, कभी कॉपर की। उसने उसके अंदर मैग्नेट ले जाके रखी कि कॉइल है, मैग्नेट ले जाके रखो साहब इसमें। अब कभी वो कोई वीक सी मैग्नेट लेकर आता है, कभी कोई स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेट लेकर आता है। वो बहुत कोशिश करता रहा, करंट पास नहीं हो रहा। कॉइल ली, कॉइल के अंदर मैग्नेट रखी, जब मैग्नेट रखी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा। बहुत उसने मगजमारी करी, बहुत कोशिश करी, उसको कुछ नहीं सफलता मिली। एक दिन उसने गुस्से में उठाकर एक मैग्नेट फेंकी। मैग्नेट कोई उसकी जो लैब थी, उस लैब में कोई खूंटी थी। खूंटी समझते हो? हैंगर टाइप का, जिस जहाँ पे अपन चीज़ें लटकाते हैं। तो वो खूंटी थी, उस खूंटी पे कोई कॉइल लटकी हुई थी, और कॉइल लटकी हुई थी, और कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ था गैल्वेनोमीटर। कौन जुड़ा हुआ था? उसके गुस्सा आया, उसने मैग्नेट को उठा के फेंका। अब वो जब मैग्नेट को उठा के फेंका तो वो मैग्नेट क्या हुआ, उस कॉइल जो लटकी हुई थी उस कॉइल में से पास हुई। और जब वो मैग्नेट उस कॉइल में से पास हुई तो वो जो गैल्वेनोमीटर था, उस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर ने डिफ्लेक्शन दिया। अब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिया मतलब कॉइल में से करंट पास हुआ होगा, तभी डिफ्लेक्शन हुआ है। क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं भूत प्रेत पर तो विश्वास करते नहीं है कि कोई भूत आया था। बोलिए, ये उस पर तो बिलीव करते नहीं है कि भैया ऐसा कोई भूत आया था, कि ऐसा कुछ हो गया होगा। ये तो लॉजिक ढूंढते हैं भैया, बिना लॉजिक के बातें नहीं करते ये। तो जब उसने कॉइल में से ऐसे मैग्नेट पास हुई तो देखा कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब उसके दिमाग में टन से बजा कि बाबा करंट पास हुआ होगा कॉइल में से। कॉइल में से क्या पास हुआ होगा? क्या पास हुआ होगा? करंट पास हुआ होगा। इसका मतलब ये है करंट पास हो रहा है। अब वो वापस से उसी चीज़ को कर करके देख रहा है, कॉइल के अंदर मैग्नेट ले जाके रख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। एक बार ले जाके रखा, दो बार ले जाके रखा, नहीं। फिर जब मतलब वो खूब कोशिश कर ली, उससे नहीं हुआ। लेकिन जब वो ऐसे मैग्नेट को इसमें से पास कर रहा है तो हो रहा है। अगर मैग्नेट को इसमें ले जाके रख दिया उसने, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, और ये मैग्नेट को ऐसे ले जाके रख दिया कॉइल के अंदर, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब वो मैग्नेट इसमें से पास हो रही है तो हो रहा है। इस बेसिस पर उसने कंक्लूजन निकाला कि साहब जब मैं मैग्नेट को इसके अंदर ले जाके रखता हूँ तो इस मैग्नेट के कारण फ्लक्स तो इसमें से पास हो रहा है, लेकिन फ्लक्स में, एंड व्हेन दैट मैग्नेट अप्रोचेस टूवर्ड्स कॉइल, जब वो मैग्नेट कॉइल के पास आती है तो फ्लक्स इसमें से बढ़ता जाता है, और जैसे इसमें से दूर होती है वैसे फ्लक्स इसमें से। सो इट इज़ नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ एक्चुअली इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट। इट इज़ नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स जो करंट और ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, इट इज़ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज़ इंड्यूसिंग ईएमएफ एंड करंट। EMF and current are not induced because of magnetic flux. EMF and current are induced because of change of flux. फ्लक्स में क्या आना चाहिए भैया? परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। चेंज नहीं आएगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। बोलो, EMF और करंट कब इंड्यूस होंगे?
ईएमएफ और करंट कब इंड्यूस होंगे? चेंज आ रहा, और जब तक चेंज आएगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। ईएमएफ फ्लक्स में चेंज आना बंद, ईएमएफ और करंट का इंड्यूस होना भी क्या? तो ईएमएफ और करंट तब तक इंड्यूस होंगे जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब फ्लक्स में चेंज आना बंद तो ईएमएफ का करंट का इंड्यूस होना भी क्या? बंद। कहिए, समझ में आ रही है बात? तो इट इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंड्यूसेस ईएमएफ एंड करंट, इट इज चेंज ऑफ फ्लक्स विच इंड्यूसेस ईएमएफ एंड करंट। से समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जो ईएमआई की डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन तक लिख लिया था अपन, दिस इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लिया हमने ये? ठीक है। एंड लिख लीजिएगा, ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड ओनली व्हेन, ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड ओनली व्हेन चेंज ऑफ फ्लक्स ऑकर्स। EMF and current are induced only when change of flux occurs. EMF और करंट केवल तब तक इंड्यूस होते हैं जब तक फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आना बंद तो EMF का और करंट का इंड्यूस होना भी क्या? बंद। समझ गए? बोलिए। ईएमएफ और करंट केवल कॉइल में तब तक इंड्यूस होंगे जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आना बंद तो ईएमएफ और करंट का इंड्यूस होना भी क्या? बोलो। ठीक, ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। बोलो, फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया क्या है? ये ईएमआई की डेफिनेशन भी है। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ई इक्वल्स टू कितना? माइनस साइन, ये क्या? नेगेटिव ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? कौन सा फ्लक्स लिया तुमने? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके रिस्पेक्ट में लिया? टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सेकंड लॉ है। समझ गए? अभी करंट निकालना है तो करंट कैसे निकलेगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो। करंट कैसे निकलेगा? और चार्ज निकालना तो चार्ज कैसे निकलेगा? भाई कितना चार्ज है तो वो करंट इनटू टाइम होगा। तो करंट कितना? कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये क्या है? फैराडे का सेकंड लॉ। बोलो, कर लीजिए। अब इससे हम फटाफट से अगर हम इसको देखें तो सेकंड लॉ से इजीली हम फर्स्ट लॉ ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? इससे हम कैसे ला सकते हैं? अगर फाई क्या रहे? कांस्टेंट रहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना रहेगा? 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना होगा? होगा 0। इस तरीके से हम फैराडे के सेकंड लॉ से फैराडे का फर्स्ट लॉ ला पाए। अगर तुमने फ्लक्स को कांस्टेंट रखा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्या? कोई करंट इंड्यूस हुआ क्या? फ्लक्स में चेंज लाओगे तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। बोलो,
ठीक है।